गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज देखते हैं अपन कि एल्गोरिथम क्या होता है। कल पिछले जो अपनी लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था सूडो कोड क्या होते हैं, सूडो कोड क्यों यूज़ किए जाते थे, या फ्लो चार्ट उससे पहले हमने देखा था वो फ्लो चार्ट्स क्यों यूज़ किए जाते थे। हम लोग एल्गोरिथम बनाने के लिए फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एल्गोरिथम एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहली चीज कि एल्गोरिथम होता क्या है, व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती हो, उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उनका एक सेट जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा, उन इंस्ट्रक्शंस का सेट जो हम एक कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो एक एल्गोरिथम कहलाती है। अगर हम विकीपीडिया पे आप जाएंगे और देखेंगे तो विकीपीडिया प्रोवाइड कराता है फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ड यूज हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल इंस्ट्रक्शंस, यानी अब यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस मतलब उनकी कोई लिमिट होगी। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट बहुत एल्गोरिथम के अंदर बहुत सारे स्टेप्स आप लिखते ही चले जाओ जो इनफाइनाइट हों। तो जो एल्गोरिथम होती है उसके अंदर नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते वो कभी भी। तो ये टर्म जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलमैन ने जो एल्गोरिथम की डेफिनेशन दी है वो कहते हैं कि एन एल्गोरिथम इज एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। एक वेल डिफाइंड यानी बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया, अच्छे से बताया गया एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है, एक तरीका है कंप्यूटर का, दैट टेक्स सम वैल्यू, जो कुछ ना कुछ वैल्यू लेता है, या फिर अ सेट ऑफ वैल्यूज, जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू ले, एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा वैल्यूज लेता है, किस तरह से, इनपुट की तरह से, एंड प्रोड्यूसेस सम वैल्यू अ सेट ऑफ और अ सेट ऑफ वैल्यूज एज आउटपुट। तो एक एल्गोरिथम एक कंप्यूटेशनल एक तरीका है, कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत एक या एक से ज़्यादा इनपुट देते हैं और एक या एक से ज़्यादा आउटपुट्स आपको मिलते हैं। हमने देखा भी था जब हमने पिछली बार देखा था कि एल्गोरिथम हमने बनाने का तरीका देखा था, उसमें जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर इनपुट और आउटपुट हमने स्पेशली डिफाइन कर रखा था, स्पेशली बता रहे थे हम कि इसी एल्गोरिथम का ये नाम होगा, ये इनपुट होगा और इसका ये आउटपुट होगा। तो यही बात कोलमैन भी कह रहे हैं अपनी डेफिनेशन के अंदर, एल्गोरिथम में हमेशा आपको बताना पड़ेगा, वेल डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इसके इनपुट होंगे और ये उसका आउटपुट होगा। इसके बिना आपकी जो एल्गोरिथम है चाहे आप बना भी लोगे तो वो अधूरी होगी। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी हर एल्गोरिथम के, जब भी आप एल्गोरिथम बनाओगे कि एल्गोरिथम हमेशा स्टेप होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, स्टेप्स कितने होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे अनएम्बिगुअस होने चाहिए, इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं हो कि एम्बिगुअस हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि रेन हो रही है और एक तरफ कह रहे हो नहीं हो रही है, तो ये एम्बिगुइटी हो गई, दोनों चीज़ें हो ही नहीं सकती कभी भी। तो आप जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। ये बात हमने ऊपर भी की थी कि जितने भी स्टेप्स हैं एल्गोरिथम के वो फाइनाइट होने चाहिए, फीसेबल होने चाहिए। फीसेबल का मतलब जो करने लायक हो, ऐसा नहीं कि हम कहें कि आसमान से तारे तोड़े ले आओ और उसके बाद कोई काम करो। हम 5G पहले लेकर आओ या 6G जनरेशन को पहले होना चाहिए फिर ही एल्गोरिथम चलेगी। तो 6G तो अभी तक आया ही नहीं, अभी तक दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, तो वो फीसेबल नहीं होगा। तो इस तरह से जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो एल्गोरिथम के अंदर, दैट शुड बी फीसेबल। फीसेबल मतलब कर सकते हो, जिससे जो पॉसिबल हो। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट। हर इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए, वो डिपेंड नहीं करना चाहिए दूसरे इंस्ट्रक्शन से। तो एल्गोरिथम हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और इवन उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी वेल डिफाइंड होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एल्गोरिथम किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, अपने आप में फ्री होनी चाहिए, अपने आप में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान अ पाथवे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर हम एक कोई पाथवे बना रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम बना रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान अ पाथवे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बिफोर इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई है तो उसका सबसे पहले आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करने से पहले, सॉल्यूशन बनाने से पहले उसका तरीका, एक प्लान तैयार करते हो। तो जो प्लान है दैट इज एल्गोरिथम। एंड अब
जब भी आप कोई एल्गोरिथम बना रहे हो या अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है आप एल्गोरिथम बना लोगे, बट आपकी जो प्रॉब्लम होनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज़ कोटेशन कह रहे हैं हम कि उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तो यानी प्लान तैयार कर रहे हो उसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उसका एल्गोरिथम तैयार कर रहे हो, बट साथ साथ उसको सॉल्व करना है तो मॉड्यूलर वे में सॉल्व करना चाहिए। मॉड्यूलर वे का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलर वे मीन्स टू ब्रेक अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन स्मॉलर प्रॉब्लम्स। जो अगर हम एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी सी प्रॉब्लम में सॉल्व कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो अपनी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर आपको गिवन है तो उसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उन्हें हम कहते हैं मॉड्यूल्स। इन छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और उनको जिन्हें हम कहते हैं मॉड्यूल्स, एंड मॉड्यूल्स को सॉल्व कीजिए। तो दोनों चीज़ें हमें करनी होंगी। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो एक पाथवे तैयार करना पड़ेगा। पाथवे का मतलब हमें एक एल्गोरिथम तैयार करनी पड़ेगी और वो एल्गोरिथम क्या करेगी, आपकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देगी, और देन हम उन मॉड्यूल्स के थ्रू उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। एडवांटेज क्या है, क्यों हम मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं? जब हम मॉड्यूलर वे में काम करते हैं तो प्लानिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाना, छोटे छोटे प्लान्स बनाने बहुत सारे और उनको जोड़ देना। इसके बाद इजी टू इम्प्लीमेंट, किसी भी बड़ी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जगह छोटी चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, छोटी प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करोगे तो आसान हो जाएगा। तो बड़े मॉड्यूल, अगर हम एक बड़ा मॉड्यूल बना दें एक बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का, तो डिफिकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करना। लेकिन वही चीज़ कि अगर आप एक छोटी प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करोगे तो ईजी हो जाएगा। तो मॉड्यूल्स ईजी होते हैं इम्प्लीमेंट करने में, ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दे दिया जाए तो समझने में बहुत दिक्कत होगी, और वही प्रोग्राम अगर आपको दिया जाए जो छोटा सा हो तो वो आपको समझने में आसानी होगी, तो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है जब आप मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ईजी टू डीबग वर्ड यूज़ किया जाता है एरर्स को फाइंड करने के लिए। तो आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी कोई भी आगे चल के अगर प्रॉब्लम आती है, एरर आती है, तो उसे ढूंढना आसान हो जाता है। डीबग करना, इसे हम कहते हैं डीबग करना, तो इसे डीबग करना यानी एरर्स को ढूंढना आसान होता है अगर आप छोटा मॉड्यूल यूज़ करते हो। और लाइंस ऑफ कोड अगर थाउजेंड्स हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में डीबग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ईजी टू टेस्ट, अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तब भी, टेस्ट का मतलब होता है अगर हम कोई इनपुट दें और चेक करें कि मेरा आउटपुट सही आया या नहीं आया, तो अगर उसको टेस्ट करना है तो भी बड़ी प्रॉब्लम टाइम भी ज़्यादा लेगी और कॉम्प्लिकेटेड भी होगी, तो टेस्ट करना मुश्किल होता है। और यही टेस्टिंग ईजी हो जाती है जब हम मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमेशा मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ की जाती है जब भी आप एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे एल्गोरिथम्स कहाँ पे फिट हो रही है, तो मॉड्यूलर मॉड्यूल्स की बात करें कि मॉड्यूलर वे क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एल्गोरिथम काम करती है इस जगह पे, इजी टू प्लान। सबसे मेन चीज़ कि आप इजी टू प्लान जो है, ये मेन चीज़ आपको प्रोवाइड कराती है एल्गोरिथम। आप इजीली प्लान कर सकते हो एल्गोरिथम अगर आप बनाते हो तब किसी प्रॉब्लम को। अगर आप बिना एल्गोरिथम बनाए, बिना कोई प्लान बनाए आप काम करना शुरू कर दोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए व्हाट इज एल्गोरिथम। अगर हम एल्गोरिथम को एक सिंबॉलिक वे में देखें तो एल्गोरिथम एक्चुअली एक ब्लैक बॉक्स की तरह से होता है। दिस इज अ बॉक्स जो एक एल्गोरिथम है, इसमें कुछ भी लिखा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, पर ये जब भी आप इसको बनाओगे ये कुछ ना कुछ आपको काम करके देगा, लेकिन तब काम करेगा जब आप इसको कुछ इनपुट दे रहे हो, और ये अपना काम करने के बाद जैसे ही आप इनपुट दोगे ये कुछ काम कर रहा है, और काम करने के बाद ये आपको आउटपुट दे रहा है। अब इसके अंदर की डिटेल आपको नहीं पता कि एल्गोरिथम में क्या दिया हुआ है। तो एक यूजर के लिए जो उसने एल्गोरिथम नहीं बनाई है, जिसने जो एल्गोरिथम को यूज कर रहा है, उस कंडीशन में उस यूजर के लिए एल्गोरिथम एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर की डिटेल उसे नहीं पता चलती, उससे बस इनपुट दिया जाता है और उसे अपना आउटपुट मिल जाता है। यानी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाती है इनपुट देते ही। जैसे वो इनपुट देगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर, एल्गोरिथम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी या उसे आउटपुट दे देगी। प्रोग्राम भी यही होता है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है एल्गोरिथम का। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ है कि इनपुट कब दिया जाता है, प्लानिंग के टाइम पे। आउटपुट कब देते हैं हम, आउटपुट किस लैंग्वेज के अंदर आता है, नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश की लैंग्वेज में उसको उसकी खुद की लैंग्वेज में किसी भी यूजर की उसको आउटपुट मिल जाएगा। और इनपुट आप कब दोगे, जब आप प्लान कर रहे होते हो, आप तभी डिसाइड कर लेते हो कि कौन कौन से इनपुट आप इस एल्गोरिथम को दोगे और कौन कौन सा आउटपुट इसको इस एल्गोरिथम को हमें प्रोवाइड कराना है। अब क्वेश्चन ये आता है, दिस इज व्हाट अ प्रोग्राम और प्रोसेस ऑल्सो डू।
यही तो चीज है, इनपुट देना और आउटपुट फाइंड आउट करना, यही सेम काम। दिस थिंग इज ऑल्सो परफॉर्म बाय अ प्रोग्राम और अ प्रोसेस। तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है एक प्रोसेस में, प्रोग्राम में और एल्गोरिथम में? क्योंकि तीनों के लिए अगर हम डायग्रामेटिकली बताएं तो ये हमारा सेम सिंबल रहेंगे, सेम रहेगा, बस इसके अंदर इस जगह पे आप अगर प्रोग्राम लिख दो तो प्रोग्राम के लिए भी सही है ये डायग्राम, अगर इसमें बीच में प्रोसेस लिख देते हो प्रोसेस के लिए डायग्राम ठीक हो जाता है, और एल्गोरिथम लिख रहे हो तो उसके लिए भी हम कह रहे हैं कि यही डायग्राम है। तो एक्चुअली इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है? जब आप प्लान कर रहे होते हो, अपनी कोई आपको प्रॉब्लम दी गई है और प्लान कर रहे हो कि मुझे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है और मैं कैसे कराऊंगी, तो वो जो प्लानिंग वाला फेज होता है उस समय एल्गोरिथम काम करती है। एक बार एल्गोरिथम आपने बना दी, उसको किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर चेंज करके आप प्रोग्राम बनाते हो, उसे इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिथम का किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन तब प्रोग्राम बनता है। जब आपका प्रोग्राम बनता है, बना देते हो आप, यानी प्रोग्राम लिख देते हो, आपने अपने एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इम्प्लीमेंट करते ही अब वो प्रोग्राम है, और प्रोग्राम जो प्रोग्राम है वो तब तक कहलाया जाता है जब तक कंपाइल कर रहे हैं हम। कंपाइल का मतलब जब तक हमने अभी तक उसको रन नहीं किया, एक्चुअली रन नहीं किया प्रोग्राम को, तो आपका केवल कोड दिखाई दे रहा है लेकिन वो भी वो रन नहीं हुआ है, कंपाइलेशन का टाइम वो होता है। तो एल्गोरिथम को हमने प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, अब ये जो प्रोग्राम है वो फिर कन्वर्ट होगा प्रोसेस के अंदर। कब प्रोसेस होगा? जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन करा दिया, रन कराते ही अब ये ड्यूरिंग रन टाइम सेम एल्गोरिथम, जिसे हम पहले एल्गोरिथम कहते थे, जिसे हम जो इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने प्रोग्राम बनाया, और वही सेम प्रोग्राम जब रन हो जाता है तो कहलाता है प्रोसेस। तो इसी तरह से इनमें तीनों में अपने आप में लिंक है, इन तीनों टर्मिनोलॉजीज एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब प्लान कर रहे होते हैं उस समय एल्गोरिथम कहलाती है, उसी एल्गोरिथम को जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाता है। रन टाइम तक हमें वो प्रोग्राम दिखाई देता है, जैसे हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। तो ये तीनों के अंदर लिंक है, ये तीनों का रिलेशनशिप है। इसी तरह से आउटपुट की अगर बात करें तो एल्गोरिथम का आउटपुट हमेशा नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जनरल इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है, इतना एक्चुअल नहीं होता, रियल नहीं होता आउटपुट। लेकिन यही अगर आउटपुट प्रोग्राम की बात करें तो वो भी इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका आउटपुट लिखा हुआ होता है, जैसे कहते हैं ना प्रिंट सी आउट या प्रिंट एलन, मैसेज हम प्रिंट कराते हैं, तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होता है। लेकिन यही सेम आउटपुट जो निकलता है एक प्रोसेस के थ्रू, जो इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करा देते हैं तो प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस जब आपको आउटपुट देता है तो एक्चुअल बाइनरी लैंग्वेज का आउटपुट होता है, और ये रिटन जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली लिखा होता है बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में, सी में लिखोगे, जावा में लिखोगे, PHP में लिखोगे, सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनको जब आप रन कराते हो तो ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये बेटा फंडामेंटल है, तो मान के चल रही हूँ मैं कि आपको ये सारा चीज़ें पता है कि जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है और प्रोसेस में कन्वर्ट होता है तो एक्चुअली दिस इज बाइनरी लैंग्वेज, ये कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो आपका जो प्रोसेस है इट इज रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज। तो एल्गोरिथम नेचुरल लैंग्वेज में लिखी गई है, प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, एंड जो प्रोसेस है वो लिखा जाता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, एल्गोरिथम कैन बी रिटन इन जनरल लैंग्वेज, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है जो नेचुरल, और हम कह सकते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश, तो इंग्लिश जैसी किसी लैंग्वेज के अंदर एल्गोरिथम को लिखा जाता है। इट इज कन्वेंशन टू यूज, कन्वेंशन लिख रहे हैं मतलब इट इज नॉट अ रूल, हम दोनों में से किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। तो इट इज अ कन्वेंशन टू यूज सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स एक्सेट्रा, किसके लिए? एल्गोरिथम को लिखने के लिए, क्योंकि वो खुद इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है काफ़ी कुछ, दोनों ही। एक तो डायग्रामेटिकली लैंग्वेज है, फ्लो चार्ट्स क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और सूडो कोड क्या है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे? सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरह से ये दोनों तरीके हैं जिसके थ्रू उनको एल्गोरिथम्स हम लिख सकते हैं। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ unambiguous instructions for solving a problem, that is for obtaining a required output, किसी भी आउटपुट को लेने के लिए, पता करने के लिए, for a legitimate input, legitimate मतलब लीगल, जो किसी भी एल्गोरिथम में आप सब कुछ नहीं डाल सकते। अगर 2 नंबर को प्लस करना है और उसके लिए एल्गोरिथम बनी है तो उसमें आपने अगर स्ट्रिंग डाल दी तो एरर दे देगी। तो अब किसी भी 2 नंबर्स को सम करने के लिए अगर आपने एल्गोरिथम बना रखी तो उसका लेजिटिमेट इनपुट क्या होगा? एक नंबर।
तो दो नंबर्स, तो इस तरह से लेजिटिमेट यानी लीगल, हर एल्गोरिथम के खुद के लीगल इनपुट्स होते हैं, उन्हीं पे वो काम करती है। अगर गलत डाल दोगे तो वो नहीं करेगी उस पर काम। तो लीगल इनपुट्स अगर आप देते हो तो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम है, लिमिटेड टाइम के अंदर, ऐसा नहीं इनफाइनाइट चलता ही रहेगा कोई चीज़, ऐसा नहीं होता। फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में उसको आपको आउटपुट देना होता है। ये एल्गोरिथम का रेस्ट्रिक्शन है। कोई भी एल्गोरिथम तभी सक्सेसफुल है या सही बनाई गई है, अच्छी एल्गोरिथम है, जब वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, फाइनाइट का मतलब एक लिमिट है टाइम की, कि इतने लिमिट ऑफ टाइम के अंदर आपको आउटपुट दे देगी। कई बार आपने देखा ना कि आप पेज को वो करवाते हैं, वेबसाइट का कोई पेज है उसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आउट ऑफ द टाइम चला जाता है, वो बहुत देर हो जाती है, तो अपने आप ही बाहर आ जाता है उससे। तो क्योंकि हर प्रोग्राम का, हर चीज़ का अपना एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम फिक्स होता है, उसके बाद उसे मान लिया जाता है कि अब ये रन नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। सो ये ध्यान रखनी है कि हमें फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में जो भी एल्गोरिथम है वो आपका रिजल्ट दे दे। तो अब आपकी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की हम एल्गोरिथम बनाते हैं, उसको एल्गोरिथम को यानी प्लान बनाते हैं, और एल्गोरिथम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोग्राम है, जब आप इसको रन कराते हो तो एक्चुअली ये जब रन होता है तो प्रोसेस कहलाता है, और इसको आप जब कुछ इनपुट देते हो तो ये आपको कुछ आउटपुट देता है। इनपुट जो होने चाहिए वो लीगल होने चाहिए, लेजिटिमेट होने चाहिए, और जो आउटपुट आना चाहिए वो एक पर्टिकुलर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आ जाना चाहिए। तो दिस इज द कोर फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है? इसके अलावा द नॉन एम्बिग्विटी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, कि हर स्टेप्स जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, सारे स्टेप्स नॉन एम्बिगुअस होने चाहिए, क्लियर कट होने चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए उसका। द रेंज ऑफ इनपुट्स जो होगा वो फिक्स होना चाहिए, सोच समझ के रखना चाहिए, और रेंज होनी चाहिए कि ये मेरे लेजिटिमेट इनपुट्स हैं, ये पहले से ही प्री डिसाइडेड हो जाना चाहिए। इसके बाद द सेम एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेवरल डिफरेंट वेज। हर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसी तरह से सेम एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स हो जाती हैं। जैसे कि हम अगर सॉर्टिंग की बात करें, मेरी प्रॉब्लम क्या है? सॉर्टिंग, कि मुझे 10 नंबर दिए गए हैं, उनको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इस कंडीशन के अंदर या मेरे पास कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, मुझे कैरेक्टर्स में ए टू जेड कैरेक्टर्स हैं, उनको मुझे या तो ए टू जेड प्रिंट कराना है या जेड टू ए प्रिंट कराना है या सॉर्ट करना है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये मेरी प्रॉब्लम है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब एक ही, क्योंकि अपन जैसे सॉर्ट की बात करें तो सॉर्टिंग में कितनी सारी एल्गोरिथम है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बाइनरी सॉर्ट है, तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। प्रॉब्लम तो एक ही है कि सॉर्ट करना है, लेकिन तरीके डिफरेंट डिफरेंट हैं। इसी तरह से सेम एल्गोरिथम, एक ही एल्गोरिथम को अलग अलग तरीके से अलग अलग वेज के अंदर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। एल्गोरिथम सेम है लेकिन तरीके डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत अलग अलग तरीके से। अब ये डिपेंड करेगा कि प्रोग्रामर कौन सा तरीका यूज करता है इस पर, और कैसे तरीके डिफरेंट होंगे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर लेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर लेगा। एल्गोरिथम एक ही है लेकिन वो प्लेटफॉर्म डिफरेंट यूज़ करेगा। एक तो इसी एक सिंपल एल्गोरिथम बनाइए, हमने मान लेते हैं कोई भी एल्गोरिथम बनाइए, वो उसको एंड्रॉयड पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, दूसरा उसको iOS पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो दोनों अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से और क्या कैरेक्टरिस्टिक है एल्गोरिथम का, जो हम देख सकते हैं कि देयर में एग्जिस्ट सेवरल एल्गोरिथम्स फॉर सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम। एक ही सेम चीज, एक ही सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। तो एल्गोरिथम भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक ही सेम प्रॉब्लम on many algorithms it is possible. Algorithms on the same problem, एक ही सेम प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी algorithms हैं, can be based on very different ideas and solve the problem with dramatically different speeds. अगर एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं, सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स अलग अलग हैं, तो हो सकता है कि हर एल्गोरिथम या हर तरीका उनकी स्पीड अलग अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। एक बहुत स्लो चल रही हो और एक बहुत ज़्यादा तेज चल रही हो, बहुत अच्छी चल रही हो, बहुत स्पीड में चल रही हो। तो इट डिपेंड्स। कभी कभी होता है ना, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वो हम विंडोज़ पे तो बहुत अच्छे चला पा रहे हैं और लाइनक्स पे काम ही नहीं कर रही हो। कुछ प्रिंटर्स के हम कहते हैं ड्राइवर्स, ये प्रिंटर लाइनक्स पे ढंग से लोड नहीं हो रहा, या विंडोज़ पे ढंग से लोड नहीं हो रहा, लाइनक्स पे तो बड़ा अच्छा से चलता है। तो ये सारी कारण क्या है? क्योंकि हमने ये जो जितनी भी एल्गोरिथम है, बनाया तो एक ही ड्राइवर है, ड्राइवर तो एक ही मशीन के लिए है, एक ही माउस के लिए या एक ही प्रिंटर के लिए, लेकिन सॉल्यूशंस अलग अलग प्रोग्रामर्स ने बनाए, क्योंकि एक ने iOS पे काम किया है, दूसरे ने लिनक्स पे काम किया है, कोई विंडोज के लिए काम कर रहा है, कोई एंड्रॉयड के लिए काम कर रहा है, तो इट इज़ डिफरेंट।
और इसीलिए इनकी जो स्पीड होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम्स के लिए कहा जा सकता है ना, वन प्रॉब्लम मैनी सॉल्यूशंस, एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स हो सकती है, मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि आपको मान लेते हैं कि एल्गोरिथम है, नाम वही है, बाय न्यू टीवी, एक नई टीवी लेनी है, ब्रांड है कुछ उसका और मॉडल है, हमने दोनों चीज़ें दी कि मुझे इस ब्रांड का ये मॉडल चाहिए। तो एक पर्टिकुलर टीवी है, ये जो ब्रांड है, कौन से ब्रांड की टीवी, मान लेते सोनी की टीवी चाहिए और कोई पर्टिकुलर मॉडल है, मुझे वो खरीदनी है। तो अब ये हम इसको इस एल्गोरिथम को उसको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आपके कंपनी का नाम यानी ब्रांड, टीवी का ब्रांड और मॉडल, ये दोनों हमने इस एल्गोरिथम को प्रोवाइड करा दी। तो ये आपको बताएगा अल्टीमेटली क्या होगा कि ये आप एक टीवी के ओनर बन जाओगे। तो ये आपका आउटपुट है इस एल्गोरिथम का। लेकिन अब इसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं? अब इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। फर्स्ट कि विजिट द वेबसाइट, आप वेबसाइट पे जाइए, ब्रांड को सेलेक्ट कीजिए, मॉडल को, मतलब उस कंपनी की, सोनी का टीवी खरीदना है तो सोनी की वेबसाइट पे गए, ब्रांड सेलेक्ट की, मॉडल सेलेक्ट किया, इंटरनेट बैंकिंग किया, दैट्स इट। हो सकता है कि आप वेबसाइट पे गए, ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट किया, क्योंकि वो तो देना ही पड़ेगा आपको, और फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, आप इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर रहे। तीसरी कंडीशन में डेबिट कार्ड। अब तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों में फोर्थ स्टेप अलग अलग है, तीनों अलग अलग एल्गोरिथम है, क्योंकि जब आप इंटरनेट बैंकिंग करोगे तो उसके स्टेप्स अलग हो जाएंगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो उसके अलग स्टेप्स होंगे, और डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो उसके स्टेप्स अलग हो जाएंगे। तो एक ही प्रॉब्लम एक ही है, इनपुट भी वही सेम है, आउटपुट भी वही सेम है, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। तो एक प्रॉब्लम होती है, अगर एक प्रॉब्लम है तो उसके बहुत सारी एल्गोरिथम्स हो सकती हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वन प्रॉब्लम एंड मैनी सॉल्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल। हाँ, अब प्रॉब्लम आती है कि अगर एक प्रॉब्लम है और उसमें इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, तो इनमें से मैं चूज किसको करूं? मैं तो किसी को भी चूज कर सकती हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है? सो हाउ टू चूज बेस्ट सुटेबल एल्गोरिथम फॉर आवर प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम है और उसके लिए मेरे पास एल्गोरिथम है और बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, तो मैं कैसे पता करूँ कि कौन सी बेस्ट है मेरे लिए? तो उसके लिए किया जाता है एल्गोरिथम का एनालिसिस। एल्गोरिथम्स आपके पास हैं, अब उनको आप एनालाइज करोगे, और दो तरीके होते हैं एनालाइज करने के, एक तो होता है प्रायोरी एनालिसिस एंड पोस्टीरियर एनालिसिस। प्रायोरी एनालिसिस क्या का मतलब, प्राय का मतलब होता है पहले, यानी रन करने से पहले ही एनालाइज कर दो। एल्गोरिथम तो लिख दी गई है लेकिन उसे रन नहीं किया गया, उससे पहले ही आप उसको एनालाइज कर लो, रन करने की जरूरत ही नहीं है। एल्गोरिथम से प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। याद है ना, हमने पीछे देखा था एक डायग्राम कि जो एल्गोरिथम बनती है उसके बाद प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम फिर रन होता है। तो हम इससे इस स्टेप पे जा ही नहीं रहे हैं, आप इसी स्टेप पे रुक रहे हैं, और यहीं इस जगह पे अगर आप एल्गोरिथम को एनालाइज करना शुरू कर दो तो उसे कहते हैं हम प्रायोरी एनालिसिस। अब क्योंकि वो प्रोग्राम बना ही नहीं है एल्गोरिथम और रन हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ये थियोरेटिकली एनालिसिस कर रहे हैं हम एल्गोरिथम को, थियोरेटिकल एनालिसिस करते हैं, तो इसे कहलाते हैं प्रायोरी एनालिसिस, क्योंकि वो रन नहीं हो रहा है। और पोस्टीरियर एनालिसिस मतलब हमने प्रोग्राम को रन कर दिया और रन करने के बाद हम चेक कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर एनालिसिस। तो पोस्टीरियर एनालिसिस तो यहाँ पे मशीन के अंदर होता है, क्योंकि जब वो रन हो रहा था प्रोग्राम उसके बाद होता है, और रन होने से पहले ही थियोरेटिकली जब हम एनालाइज करते हैं तो प्रायोरी एनालिसिस। तो दो तरह के एनालिसिस हो जाते हैं, पोस्टीरियर एनालिसिस एंड प्रायोरी एनालिसिस। तो प्रायोरी एनालिसिस की बात करते हैं अगर, तो प्रायोरी एनालिसिस कब रन कर किया जाता है? किसी भी एल्गोरिथम को हमको एनालाइज करना है तो प्रायोरी एनालिसिस कब करते हैं हम? बिफोर एक्चुअली यूजिंग द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यूज नहीं किया हमने, हम थियोरेटिकली रन कर रहे हैं, तो थियोरेटिकल होता है ये। और पोस्टीरियर एनालिसिस कब किया जाता है? आफ्टर एक्चुअली यूजिंग एल्गोरिथम। कैसे यूज करोगे आप उस एल्गोरिथम को? एम्पिरिकल स्टडी करके, या इसको एम्पिरिकल स्टडी भी कहते हैं, एम्पिरिकल एनालिसिस भी कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। तीनों चीजें एक ही हैं, एम्पिरिकल एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस या पोस्टीरियर एनालिसिस। मतलब एल्गोरिथम आप यूज करोगे, कैसे यूज करोगे? उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे और फिर उसको रन करा के फिर चेक करोगे, तो दिस इज पोस्टीरियर एनालिसिस। और प्रायोरी एनालिसिस मतलब थियोरेटिकली आप प्रोग्राम बनाने से पहले ही आप उसको यूज करके देख लोगे। तो इस तरह से जो प्रायोरी एनालिसिस है वो थियोरेटिकल है और पोस्टीरियर एनालिसिस प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली एनालिसिस किया जाता है। अब क्योंकि थियोरेटिकल एनालिसिस है तो प्रायोरी एनालिसिस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत ही नहीं होती है, आपको प्रोग्रामिंग की नहीं भी आती होगी तो भी आप एनालाइज कर लोगे। लेकिन अगर आप पोस्टीरियर एनालिसिस करते हो तो इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होता है, और आपको उसको जो प्रोग्राम होता है उसको, एल्गोरिथम होती है उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर आप उसको कन्वर्ट करने के बाद रन करा सकते हो, क्योंकि हम प्रैक्टिकली रन करा के देख रहे हैं। तो एल्गोरिथम एक्चुअली रन हो रही है, सॉफ्टवेयर एक्चुअली बन रहा है
और फिर एल्गोरिथम से सॉफ्टवेयर बना या प्रोग्राम बना और उसके बाद हम चेक करें कि वो सही है या गलत है। अब देखो, अगर क्योंकि हमने थियोरेटिकली अगर हम प्रायोरी एनालिसिस करते हैं यानी थियोरेटिकल एनालिसिस करते हैं तो फायदा क्या है, फास्ट है, मुझे इंप्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं, तो वो पूरा पूरा टाइम मेरा बच जाता है। तो इट इज फास्ट, नो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, क्योंकि मुझे सिंपल पेपर पे अगर मैंने एल्गोरिथम लिखी है, फ्लो चार्ट बना दिया, तो उसी से मेरा जो यहाँ पे अपने सूडो कोड में बना दिया है, तो उसी से आप इजीली अपने थियोरेटिकली अपने एल्गोरिथम को उसी समय एनालाइज कर सकते हो पेपर पेन के थ्रू। कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स, कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, बेस्ड ऑन अजम्पशंस, क्योंकि प्रोग्राम रन ही नहीं किया गया तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा ही होगा। हम अपना अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि थियोरेटिकली अज्यूम करके चल रहे हैं कि इट इज गुड और नॉट। हम हर चीज थियोरेटिकली बात करें, अजम्पशंस पे बेस्ड है आपका एल्गोरिथम एनालिसिस का तरीका, जो प्रायोरी एनालिसिस है, जो थियोरेटिकल एनालिसिस है। जो पोस्टीरियर एनालिसिस है या कहना चाहिए एम्पिरिकल एनालिसिस है, उसमें एक्चुअली प्रोग्राम बना रहे हैं हम, एक्चुअली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो हमको रिक्वायर्ड क्या होगा, हमें इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायर्ड होगी, हमें कंप्यूटर लैंग्वेज भी यूज़ करनी को पड़ेगी, कोई ना कोई हमें एक मशीन लेनी पड़ेगी, उस पर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे जो हमने बनाया एल्गोरिथम के थ्रू। फ़ायदा क्या है इसका कि एक तो एक्यूरेट है, क्योंकि प्रोग्राम एक्चुअली रन करा है हमने, एल्गोरिथम को एक्चुअली बना के रन किया है, तो एक्चुअल और एक्यूरेट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको एनालिसिस होता है आपका किसी भी एल्गोरिथम का। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, पूरी एल्गोरिथम जितनी भी बनाई है, मान लेते 6 एल्गोरिथम थी हमारी, अगर ये 6 एल्गोरिथम है तो 6 की 6 एल्गोरिथम्स को मुझे पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और ये अपने आप में एक ओवरहेड है। हर एक लैंग्वेज को, हर इस एल्गोरिथम को बनाया, इसको भी बनाया, इसको भी बनाया, अब 2 नंबर को सम करना है और उसके एल्गोरिथम है तो इट इज ओके। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप पोस्टीरियर एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर प्रायोरी एनालिसिस किया जाता है। कैसे किया जाता है वो हम बाद में बात करेंगे। चलो, अब एल्गोरिथम एनालिसिस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस के थ्रू 2 तरह के एनालिसिस हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या कहता है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा किसी भी एल्गोरिथम के लिए, कितना स्पेस जरूरी है, कितना स्पेस रिक्वायर्ड है किसी एल्गोरिथम के लिए रन करने के लिए। और इसी तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या बताता है कि कितना, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर योर एल्गोरिथम, आपका एल्गोरिथम जब रन होगी तो कितना टाइम यूज करेगी आपके सिस्टम का। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका तो बहुत इजी है। आप क्या कर रहे हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हो ऑफ एल्गोरिथम ए, तो वो कैसे निकालेंगे हम कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंपाइल टाइम में जब हम कंपाइल कर रहे हैं उस समय कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, प्लस सॉरी रन टाइम पे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। जो कंपाइल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, आपने एक प्रोग्राम बनाया तो उसका कुछ ना कुछ स्पेस फिक्स होगा। लेकिन जो रन टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी है इट डिपेंड्स, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ वेरिएबल बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स कितने बन रहे हैं, कितनी डायनामिक मेमोरी आपको एलोकेट हुई है, तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम, दोनों स्पेस, उस दोनों में दोनों समय पे कंपाइल टाइम पे भी और रन टाइम पे भी कितना स्पेस वो ले रही है एल्गोरिथम, उस पर डिपेंड करती है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।